गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपने सब्जेक्ट हैं समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है आज का परिभाषाओं का विश्लेषण। कि हम जानते हैं कि कोई भी परिभाषा होती है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती हैं। अलग अलग विद्वान होते हैं, उन्होंने अपने अपने अलग विचारों के आधार पर अपने अलग अलग मत दिए थे। जैसे हमने शिक्षा की जो परिभाषाएं पढ़ी थी नेक्स्ट अपनी क्लासों में, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी थी। जैसे उन्होंने जन्मजात प्रगति के आधार पर परिभाषाएं दी, उन्होंने आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से परिभाषाएं दी, उन्होंने व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से परिभाषाएं दी और उन्होंने वातावरण के साथ अनुकूलित होने के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रकट किए थे। तो आज हम इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम इसका विश्लेषण करना चाहेंगे कि इनमें से जो भी परिभाषाएं दी हैं वो परिभाषाएं अपने में पूर्ण नहीं है। सभी परिभाषाएं किसी विशिष्ट दर्शन पर बल देती हैं। जैसे आध्यात्मिकता से संबंधित जो विद्वान हुए हैं वो आध्यात्मिकता पर बल देंगे, जन्मजात से संबंधित जो दार्शनिक विज्ञान हुए हैं वो वैज्ञानिक विधि पर बल देंगे। यानी जो जो विचार हुए हैं, जिसने अपनी परिभाषाएं दी हैं वे परिभाषाएं विशिष्ट दर्शन पर बल देती है, अलग अलग मत के अनुसार उनके मतों के अनुसार उस पर प्रभाव डालती हैं। उपरोक्त सभी परिभाषाओं का सामूहिक विश्लेषण करके शिक्षा संबंधी अग्रलिखित तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। जो परिभाषाओं का विश्लेषण है तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। नंबर 1 पे शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है कि शिक्षा का जो क्रम है वो कभी रुकता नहीं है, शिक्षा लगातार चलती रहती है। शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत ही असीमित है, व्यापक है। यानी इसकी जो गति है वो गति कभी भी रुकती नहीं है, गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। शिक्षा समय गतिशील है, जैसे शिक्षा भी गतिशील होती है। जैसे समय अपना लगातार चलता रहता है वैसे ही शिक्षा भी अपने समय का पालन करती है, शिक्षा भी समय के साथ चलती रहती है। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, चलता ही रहता है, ठीक शिक्षा प्रकार की प्रक्रिया में लगातार चलती रहती है। ठीक शिक्षा भी जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, चलता ही रहता है, वैसे शिक्षा भी अपने पद पर लगातार चलती रहती है और प्राप्त ज्ञान में अधिक वृद्धि करती है। साथ ही मनुष्य के जीवन को उत्तम, प्रगतिशील व आनंदमयी बनाती है। जीवन के जो लक्ष्य होते हैं मनुष्य के, वो जब उस शिक्षा को अपनाता है तो उस शिक्षा के राह पर चलता है तो उसको अपने जीवन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो उसका चरित्र उत्तम बनेगा, वो प्रगतिशील रहेगा और उसका जीवन आनंदमयी बना रहेगा। दूसरा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। पहला था कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, दूसरा शिक्षा द्विमुखी, इसके दो मुख होते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया द्विमुखी यानी इसमें शिक्षक भी होगा और शिक्षार्थी दोनों में अंदर संबंध होगा, दोनों के बीच में यह प्रक्रिया संचालित होती है। तो हम पढ़ेंगे यह प्रक्रिया शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होती है। यानी शिक्षा का अर्जन शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में होगा। बिना शिक्षक शिक्षार्थी के शिक्षा नहीं दे सकेगा और बिना शिक्षक के शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए शिक्षार्थी द्विमुखी प्रक्रिया नहीं, यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मध्य चलने वाली क्रिया होती है, जिसमें शिक्षार्थी या विद्यार्थी का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिसमें जो शिक्षा ग्रहण करता है उस शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थी का जो स्थान होता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक विद्यार्थी सक्रिय नहीं होगा, जब तक विद्यार्थी ज्ञान लेता है, किसी ज्ञान की प्राप्ति करता है, उस ज्ञान की प्राप्ति में वो सक्रिय होकर यानी तन मन से उस ज्ञान में अपना मन नहीं लगाएगा, सक्रिय नहीं रहेगा,
तब तक शिक्षक कितनी ही अच्छी विधि से शिक्षा प्रदान करे वह निरर्थक ही होगी, न ही शिक्षक के निष्क्रिय रहने पर उत्तम शिक्षा दी जा सकती है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी को जो अपना विषय है, जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक के प्रति पूर्ण रूप से सक्रिय होना चाहिए। यानी ज्ञान देने वाले को कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस प्रकार से बालक पढ़ रहा है, उसकी रुचि किस में है, और जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, उसकी रुचि है या नहीं। यानी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसमें जो शिक्षार्थी होगी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब तक शिक्षक पढ़ाएगा लेकिन शिक्षार्थी सक्रिय नहीं रहेगा तो शिक्षक चाहे कैसा भी पढ़ाए, कौन भी अच्छी विधि से पढ़ा रहा है, जब तक शिक्षार्थी का ध्यान सक्रिय नहीं होगा तब तक वो निरर्थक माना जाएगा। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जो एडम्स हुए हैं तथा रॉस के अनुसार शिक्षा द्विमुखी मानी गई है। जो एडम्स और रॉस जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया होती है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। और अब तीसरा हम पढ़ेंगे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी तो एडम्स और रॉस ने कहा है। अब शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई है। यानी जॉन डीवी ने शिक्षा के त्रिमुख बताए हैं, क्योंकि शिक्षक तथा शिक्षार्थी के अतिरिक्त प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण भी शिक्षा पर प्रभाव डालता है। उन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और वातावरण को भी जोड़ा है। ठीक है, इसलिए इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। और एडम्स ने सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी को माना है। जो रॉस और एडम्स है उन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी को मध्य माना है, इसलिए ये द्विमुखी है। और जॉन डीवी ने शिक्षक, शिक्षार्थी और वातावरण तीनों का समायोजन माना है। तब इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया की, क्योंकि बालक जो पढ़ाता है, शिक्षार्थी पढ़ता है, लेकिन वातावरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं लेकिन पास में बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, गाड़ियां चल रही है, कहीं जोर जोर से कोई स्पीकर बज रहा है, तो बालक उसमें सक्रिय होकर भाग नहीं ले सकता, सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वातावरण की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है कि वातावरण भी ऐसा शांत वातावरण होना चाहिए जिसमें बालक का विकास हो सके, बालक ज्ञान अर्जन कर सके। क्योंकि शिक्षक तथा शिक्षार्थी अतिरिक्त प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण शिक्षा का प्रभाव डालते हैं, इसलिए उक्त बातों को पाठ्यक्रम में स्थान भी दिया गया है। वातावरण जो जॉन डीवी का मत है उसको पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 4 नंबर पे पढ़ेंगे जन्मजात शक्तियों का विकास। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। यदि बालक की आंतरिक शक्तियों को बिना जाने शिक्षा दी जाएगी कि उसकी रुचि किस में है, उसका मन किस क्षेत्र में है, उसको जाने बिना यदि उसको शिक्षा दी जाएगी तो उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि उसमें वह सक्रिय होकर कार्य नहीं करेगा, सक्रिय होकर भाग नहीं लेगा, सक्रिय होकर ज्ञानार्जन नहीं करेगा। इसलिए बालक की किसमें रुचि है, उसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है, इस गतिविधि को जानकर ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उसकी रुचि के अनुसार उसको पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है तो उस पाठ्यक्रम के साथ साथ उसका भी विकास होगा और वह उसमें सक्षम होगा। इसलिए बालक की क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे उसमें निहित क्षमताएं तथा शक्तियों का विकास
किया जा सकता है, जैसा कि सुकरात, एडिसन और फ्रोबेल का मत है। इस संदर्भ में मत दिया है सुकरात, एडिसन, सुकरात, एडिसन और फ्रोबेल के अनुसार। सुकरात, एडिसन और फ्रोबेल ने इस संदर्भ में मत दिए हैं। और नेक्स्ट है अपना, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, यह व्यवहारिक ज्ञान भी होगी। 5th नंबर पे है, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा को हमने व्यवहारिक ज्ञान के रूप में भी अपनाया है। इसको हम पुस्तकीय ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा, पुस्तकीय ज्ञान से तात्पर्य है कि संकुचित ज्ञान, सिकड़ा हुआ ज्ञान जो केवल विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है, कि विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम में, पुस्तक में जो बातें लिखी हुई होती हैं वो बालक के सामने हमने प्रस्तुत की, उसका ज्ञान बालक को दे दिया। लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक ज्ञान है वो होता है कि शिक्षा के अंतर्गत बालक घर, परिवार, व्यवहारिक संबंधी जो आदतें हैं, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसको सांसारिक ज्ञान में भी वृद्धि होना शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए बालक को किताबी कीड़ा ना बनाकर बालक को जो व्यवहारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, उसमें भी बालक को उस प्रकार की भी शिक्षा विद्यालय के अंदर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। 6 है, शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। इसमें हम कह सकेंगे शिक्षा केवल व्यक्ति विशेष की उन्नति नहीं करती, अपितु यह व्यक्ति की सहायता से समाज, देश, संस्कृति तथा अन्य वातावरण को भी समृद्धशाली बनाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में समाज, राष्ट्र, साहित्य संबंधी सामग्री भी दी जाती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज के बालक के क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और साहित्य से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं, जिससे बालक परिचित होता है और रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष का प्रयास भी करता है। जो समाज की कुरीतियां हैं उस कुरीतियों का सामना करने के लिए भी बालक तत्पर होता है और समाज और साहित्य को परिष्कृत करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, असीमित है। मानव मात्र ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि ही शिक्षा की विषय वस्तु है। साथ ही साथ स्वच्छंद चिंतन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मानव के विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने का भी अवसर शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम परिभाषाएं जो दी थी उसका विश्लेषण पढ़ा, जिसमें हमने शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में अपनाया, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अपनाया, जिसमें एडम्स और रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी बताया, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों महत्वपूर्ण माने हैं। फिर तीसरा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें जॉन डीवी ने अपने मत दिए हैं। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा के अंदर शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए, वातावरण का भी भूमिका होती है। फिर है शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है, जैसे सुकरात, एडिसन और फ्रोबेल के अनुसार उन्होंने जन्मजात शक्तियों के विकास के बारे में परिभाषा दी थी जो हमने पढ़ी है। फिर हमने पढ़ा शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ शिक्षा से तात्पर्य बालक को सांसारिक ज्ञान से भी जोड़ना। और नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया, यानी समाजता के अंदर जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का सामना करने में भी शिक्षा सहायकप्रद होती है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा की जो प्रकृति है उसके बारे में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।